नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म RAS एजुकेशन हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग हिंदी व्याकरण के बारे में अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं। जैसे ही हिंदी विषय को पढ़ते हैं, उससे पहले अपन को ध्यान में होना जो बहुत ज़रूरी है कि भाषा होती क्या है, क्यों पढ़नी आवश्यक है हिंदी व्याकरण, और इन चीज़ों को अपन जान लेते हैं। तो उसके पहले और जैसे ही हम हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक हमारे सामने रहता है, वो रहता है वर्ण परिचय। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, जैसे ही आप कक्षा LKG UKG या फिर फर्स्ट कक्षा में आपने जैसे ही प्रवेश लिया था, उस दरमियान अपने गुरुजी ने आपको वर्ण लिखना सिखाया था। धीरे धीरे जैसे ही आपने वर्ण को सीखा, फिर गुरुजी ने धीरे धीरे शब्दों का निर्माण करना सिखाया, और जैसे ही आपने शब्दों का निर्माण कर लिया, फिर गुरुजी ने सिखाया कि वाक्य ऐसे बनते हैं। यानी एक कह सकते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने पर ही अपन हिंदी व्याकरण सीखते हैं। ऐसे में हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले अपन को वर्ण परिचय पढ़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वर्ण परिचय को लेकर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 हुई है, उसमें वर्ण परिचय हिंदी का जो पेपर हुआ उसमें इस वर्ण परिचय वाले टॉपिक से तकरीबन 4 प्रश्न पूछे गए थे। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था। एक तो वर्ण की परिभाषा को लेकर प्रश्न पूछ लिया था। यानी कह सकते हैं कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, और बेसिक से बेसिक चीज़ें जब तैयार होती है जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो बिना किसी समय गंवाए हुए आज अपन हिंदी का जो पहला अध्याय है पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है भाषा और व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा और व्याकरण। आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो भी आपके साथ वाले हैं उनके साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी हिंदी इस विषय की जानकारी हो। और आप इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, मतलब पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भाषा और व्याकरण है, इस टॉपिक के अंतर्गत देखो लिखा है, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कहने इसका मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ प्राणी है। अगर समाज से जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है कि मनुष्य को परस्पर का मतलब आपस में, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा विचार विनिमय यानी विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो समाज में रहने वाला मनुष्य है वो क्या करता है, आपस में हमेशा क्या करता है, विचार विनिमय यानी बातचीत, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कभी वो सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को व्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। अब मनुष्य है तो उसको अपने विचारों को क्या करना, विनिमय करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। तो उसके कई माध्यम हो सकते हैं। जैसे कभी वो सिर हिला के भी अपने बता सकता है। जैसे आपने कहा कि आप शहर जा रहे हो, तो वो सिर हिला के, जैसे बोल सिर हिला के बता रहा है, इसका मतलब है कि वो जा रहा है। और सिर हिला के भी वो बता देता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ये भी हो गया। तो क्या वो सिर हिला के संकेत है, या विचार सीधा बोल कर कह सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बता सकता है, या फिर लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से बता सकता है। यानी विचार विनिमय के 3 स्रोत होते हैं। 3 स्रोत कौन कौन से हुए? आप 3 स्रोतों के माध्यम से बता सकते हैं। 3 स्रोत कौन कौन से हुए? या तो आप क्या कर सकते हैं विचार विनिमय, या तो आप क्या करेंगे संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। दूसरा आप क्या करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से।
और तीसरा आप लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से, है ना। आपने लिख कर बता दिया जी मैं आज फलानी जगह जा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, आपकी लिखित अभिव्यक्ति हुई। और ये आपने बोल कर बता दिया कि मैं आज फलानी जगह जा रहा हूँ। तो इस और संकेतों के माध्यम से भी आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय से भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव है और हृदय के जो भाव है और मस्तिष्क के जो विचार है वो दूसरे जो मनुष्य है उसके सामने प्रकट कर सकता है। इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती रहती है, पारस्परिक आपस में जुड़ाव की स्थिति है वो बनी रहती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव यानी बहुत ज़्यादा संभव तक कि मनुष्य इतना भौतिक वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता था। यानी कहने का भावार्थ यह हुआ विद्यार्थियों, अगर ये भाषा नहीं होती तो आपको पता है कि इन कह सकते हैं कि जो आप मवेशी होते हैं इनकी कोई भाषा नहीं होती है, तो क्या ये अपने भावों को व्यक्त कर पाते, नहीं कर पाते। ऐसे में अगर मनुष्य के पास भी एक भाषा नहीं होती तो अपने क्या सुख है क्या दुख है इनको वो प्रकट नहीं कर पाता। ठीक है, हर व्यक्ति की हर क्षेत्र की एक अपनी भाषा होती है। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। अगर भाषा नहीं होती तो जो उनके पूर्वज थे अपने आज से अपने से पूर्व अपने जो दादा परदादा और उनसे भी पहले वाले जो व्यक्ति उनके जो कह सकते हैं कि उनके जो अनुभव थे उनका लाभ अपन नहीं उठा सकते। आज अपन को जो उनके अनुभवों का लाभ मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपके लिखित जो अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से मिल रहा है। कहीं न कहीं आपको रामायण है या फिर महाभारत जैसे कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ है उनसे जानकारी मिलती है कि रामायण जी भगवान राम ऐसे थे, श्री कृष्ण के इस प्रकार के थे। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये भाषा के माध्यम से ही हमें प्रदान होती है। ऐसे में कह सकते हैं कि भाषा के बिना अपने पूर्वजों के अनुभव है वो हमारे तक नहीं पहुँचते। ठीक है ना। देखो अब भाषा शब्द है वो किस प्रकार, इसका उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। देखो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है आपकी संस्कृत के भाष धातु से, भाष से हुई, यानी संस्कृत में भाष धातु से हुई है। किससे हुई है, भाष धातु से हुई है। और भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना, भाषण, यानी आप बोलते हैं ना भाषण, भाषण है ना, तो भाष का मतलब है प्रकट करना। ठीक है, और भाषण आप बोलते हैं उस भाषण में अन इसका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और जिसकी अब भाषा का मतलब क्या होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा की संज्ञा दी गई। भाषा का मतलब होता है भाष यानी प्रकट करना। प्रकट करना, प्रकट कैसे करते हैं, आपने जो भी कह सकते हैं मन के भाव है, मन के जो योग है और जो मस्तिष्क में जो उपजे हुए जो विचार है अपन बोलकर किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं उसी अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा है ना वो यही मनुष्य की एक अपन कह सकते हैं पहचान है। इसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो अक्सर होता ही रहता है। ठीक है ना, तो परिवर्तन तो क्या, ये प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी कुछ परिवर्तन होता आ रहा है और आता जा रहा है और होता रहेगा। इसी कारण देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है, मराठी आदि जो अनेक ऐसी जो कह सकते हैं प्रादेशिक जो भाषाएँ वो प्रचलित हो गई है। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो राष्ट्र भाषा है वो हिंदी स्वीकारी गई है। तो किसी कभी आपसे प्रश्न पूछ ले तो भाषा राजस्थान की राजभाषा पूछे तो हिंदी है। और राजस्थानी भाषा को लेकर भी बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे में निकट भविष्य में राजस्थानी भाषा को भी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भारतीय राजभाषा अगर पूछे तो वो कौन सी है, हिंदी है। ये राजभाषा है विद्यार्थियों, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है भाषा, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। तो हिंदी क्या है, हिंदी एक
भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। ये तो थी हिंदी के बारे में नॉर्मल जानकारी कि हिंदी क्या है, ठीक है, और भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली बातें थी जो हिंदी विषय को लेकर थी, थोड़ी सी अपने जानकारी ले ली। तो हिंदी का सबसे सुंदर टॉपिक है और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वो है विद्यार्थियों वर्ण परिचय, और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण परिचय पढ़ेंगे। देखो, किसी भी भाषा की व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों का विशेष एवं आवश्यक रूप से विवेचन करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला होता है वर्ण परिचय, और वर्णों के मेल से बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। जैसे मैंने आपको मैं पहले आपको समझा दूं। जैसे आपने बोला र, म और एक न, ये क्या है? ये वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। और वर्ण भी कैसे हैं विद्यार्थियों? ये व्यंजन है। कैसे हैं? व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, तमाम बातें करेंगे। और ये था वर्ण, और वर्ण से आपने क्या, इन शब्दों को मिलाकर आपने बना दिया शब्द। क्या बना दिया? शब्द कैसे बनाया? देखो, इन तीनों को मिलाकर आपने शब्द बना दिया। क्या बनाया? रमन। ये तीनों को मिला दिया। अब ये तीन जो मिले हुए हैं ये क्या है विद्यार्थियों? ये वर्ण से आगे हैं, ये है आपका शब्द। ये क्या बन गया? आपका शब्द बन गया। और आपने क्या किया? शब्द का प्रयोग क्या कर लिया? 2 या 2 से अधिक अपन क्या करते हैं? शब्दों को मिलाकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। वही क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्णों के मेल से तो शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब आपने एक ये शब्द था, एक और मिला दिया, मिला दिया। जैसे एक और मिला दिया, ये तो था आपका वर्ण, ये था आपके शब्द, ठीक है। वर्ण तो क्या था कि ऐसी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण है। आपने फिर बना दिए शब्द, ठीक है, वर्णों को मिलाकर। फिर आप शब्दों को मिलाकर आप क्या बनाएंगे? वाक्य। जैसे रमन जाता, रमन जाता है, रमन जाता है, रमन जाता। अब ये क्या हो गया आपका? ये आपका वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य हो गया कि रमन जाता है, रमन जाता। तो ये आपका वाक्य हो गया। तो कहने का भावार्थ ये वर्ण से शब्द, शब्द से वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हैं। बहुत सारी जो जानकारी, विस्तृत जानकारी है, इस टॉपिक के संदर्भ में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। हिंदी है विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। वो वैज्ञानिक भाषा कौन सी? हिंदी है। और हिंदी में 44 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण है। अब इस वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है, और एक होता है प्लुत। हालांकि ये 2 ही हिंदी भाषा में 2 ही माने हैं। संस्कृत भाषा में ये माने हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ये माने, हिंदी में ये माने नहीं है, ठीक है। इसमें 2 ही है। स्वरों की संख्या है वो 11 है, और व्यंजन आपके 33 है। तो 33 और 11 मिलकर कितने हुए विद्यार्थियों? 44 हुए। तो कितने हुए? 44 हुए। तो ये चीज़ें अपन पढ़ रहे थे। आगे अपन बात करें, यहाँ बात कर रहे थे अपन लोग, ठीक है। तो ये बात थी। तो आगे बढ़ते हैं। प्लूत है, ये संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। तो आप हिंदी के जो वर्ण कितने हैं तो याद रखोगे 2 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 2 भाग। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे स्वरों के बारे में कि स्वर वास्तव में क्या है, ठीक है। चलिए स्वरों के बारे में अपन लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो, स्वर वे होते हैं विद्यार्थियों जिनका उच्चारण अपन करते हैं वो स्वतंत्र रूप से होता है। उनमें किसी भी प्रकार की किसी ध्वनि का सहारा नहीं लिया जाता है। बस यही सब स्वर है। स्वर फॉर स्वतंत्र है, इतना सा याद रखें बस। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। बस सीधी सी बात है। ऐसी स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके उच्चारण अपन करते हैं उसमें किसी प्रकार की किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वर 11 है। कितने हैं स्वर है? 11 है। वो कौन से? अ है, आ है, ई है, बड़ी है, ऊ है, बड़ा हुए, ए, आई, ओ, औ और री। हालांकि थोड़ा सा मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। वैसे इसी को आपको मान्य करना है, इसी को मानना है। जैसे हिंदी की एक पुस्तक चलती है ना, हिंदी सामान्य हिंदी, एक बुक चलती है सामान्य हिंदी, और इसके जो लेखक है वो है राघव प्रकाश है। राघव प्रकाश है, हिंदी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। राघव प्रकाश तो काफ़ी आरएस जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे विद्यार्थी इसको फॉलो करते हैं। इसमें ये री को एक शुद्ध स्वर नहीं बताया गया। उन्होंने बताया कि र धन ई री, र धन ई री, री इन्होंने बताया कि ये एक शुद्ध स्वर नहीं है। ऐसे में उनकी संख्या उन्होंने बताई है 10। लेकिन आपको अपनी माध्यमिक बोर्ड की तो बुक कितनी बता रही है? 11 संख्या बता रही है, तो अपन को 11 ही माननी है। अब ये भी जो 11 आप देखो ना, ये जो आप स्वर देख रहे हो, इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? एक स्वर होता है
वो ह्रस्व होता है और एक होता है दीर्घ होता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हुए? एक तो होता है इसे ह्रस्व बोलो या ह्रस्व बोलो, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व में होता है आपका जैसे ये वाला उठा लिया, ये वाला उठा लिया, ये वाला उठा लिया आपने, ठीक है, ये वाला उठा लिया। तो इसमें आपका अ है, ई है, ऊ है और री है। और बाकी सारे के सारे हैं वो आप किसके हैं? बाकी जो आप सारे के सारे जो आप देख पा रहे होंगे, तो वो सारे के सारे आपके क्या है? दीर्घ है। दीर्घ कौन कौन से हुए? दीर्घ आपके हुए आ है, बड़ी ई है, बड़ा हुए ए, आई, ओ, औ। ये सारे के सारे आपके क्या हुए? ये तमाम जो आप देख पा रहे हैं ये दीर्घ स्वर हुए। तो अपने स्वरों को दो प्रकार में बांटा। कौन कौन से हुए? ह्रस्व या ह्रस्व या दीर्घ, दो स्वर हुए आपके। तो ह्रस्व दीर्घ जो स्वर है या ह्रस्व कैसे, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपके विद्यार्थियों 4 है। कितनी संख्या है? 4 है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पहले जो आपके स्वर के बारे में बात चल रही थी। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, कम समय मतलब बहुत कम समय लगता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात देखो, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा समय लगे उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। कम समय लगे उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। इन ह्रस्व स्वरों को भी एक अन्य अपन नाम देना चाहें तो इन ह्रस्वों को कहते हैं एक मात्रिक, जिस पर एक मात्रा लगती है उन्हें बोलते हैं एक मात्रिक कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर, जिसमें कम समय लगे, ठीक है। और जिन स्वरों में बोली में अधिक समय लगे उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ या ऐसे दीर्घ कह सकते हैं और दीर्घ कह सकते हैं। इसके साथ साथ इनके अन्य नाम के तो द्विमात्रिक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। अब द्विमात्रिक क्या, मैं इन सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बस ह्रस्व और दीर्घ में आपको कितना याद रखना? इतना याद रखना कि जिसमें कम समय लगता है वो क्या है भाई? ह्रस्व या ह्रस्व। जिसमें क्या है? सर्वाधिक जिसमें सर्वाधिक नहीं, जिसमें ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगे, है ना, बोलने में थोड़ा अधिक समय लगे, उसे अपन क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसके बाद में है अगला है ह्रस्व के बाद में आगे इन्हें मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर है वो कई मात्राओं को मिलाकर बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। जैसे एक मात्रिक स्वर में जो ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व जैसे अ है, तो अ किसी के मेल से नहीं बना, ई किसी के मेल से नहीं बनी, और ऊ जो आप देख रहे हैं ये किसी के मेल से नहीं बना है, ठीक है। और री, ठीक है। जबकि दीर्घ की अपन बात करें, दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर की अपन बात करें, जैसे आ है। आ आपको पता है किससे बनता है? अ धन अ से आ का निर्माण होता है, या फिर आ धन अ से निर्माण होता है, या फिर आ धन आ से निर्माण होता है, या फिर अ धन आ से का निर्माण होता है। इस प्रकार इन चीज़ों से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार ई का भी निर्माण होता है, ठीक है, बड़ी ई का। इस प्रकार बड़ी ऊ का निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होता है? जैसे बड़ी ई धन बड़ी, या फिर बड़ी धन बड़ी, तो भी ई का निर्माण होगा। इसी प्रकार ऊ का निर्माण है तो ऊ की भी इसी प्रकार होगा। और संयुक्त स्वरों से मिलके आपके ए आई है, ओ औ भी बनते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से हुए? आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, आई, ओ और औ, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर है, ठीक है। अ में अपन कोई मात्रा है नहीं, कोई मात्रा इसमें नहीं है। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये और री। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देनी कि जानकारी होनी चाहिए। ये तो थी स्वरों के बारे में। स्वरों के बारे में अपने दो बातचीत, क्या चीज़ इतनी याद रखनी बस। स्वर वर्ण दो प्रकार के, स्वर व्यंजन। स्वरों में क्या है? आपने क्या याद किया सी? बस स्वर कितने? दो है। कौन कौन से? ह्रस्व। ह्रस्व में क्या है? अ ई, अ ई, अ ई, उ, री। बस इतना से 4 याद रखना। क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं, जिनमें बोलने में कम समय लगता है, ह्रस्व। जिनमें से बोलने में समय अधिक लगता है, या कह सकते हैं कि ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगता है, वो क्या है? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक पर क्या है? आपका दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों में कौन कौन सा है? आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, आई, ओ और औ। बस इतनी सी बात याद रखनी, इतनी बात अपने पढ़ी है, ठीक है। अगर अपन आगे बात करें वो है व्यंजन। क्या है? व्यंजन है। क्या है विद्यार्थियों? आगे अपन बात करेंगे वो है आपका व्यंजन है। चलिए व्यंजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन में अपना पढ़ेंगे। व्यंजन में है आपका वी धन अंजन। वी धन,
वी धन अंजन। और इसमें आपकी संधि है वो है आपका यण संधि। कौन सी है? यण संधि। इसमें अपन जब संधि के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले अपन थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, किसे? बस व्यंजन में कितना इतना सा याद रखना, जो ध्वनियाँ हैं व्यंजनों की स्वरों की सहायता से बोली जाती है वो व्यंजन है, बस सीधी सी बात है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब इसमें क धन अ मिला हुआ। जैसे देखो अपन म बोलते हैं तो म है ना, म अपन बोल रहे म अ, म अ की ध्वनि आ रही, इसके पीछे ध्वनि किसकी आ रही? अ की आ रही है। जैसे इसका निर्माण हुआ है ना, वो म धन अ से हुआ। म आधा है, म आधा है। जब इसकी स्वरों की ध्वनि मिली तभी इसका म का पूर्ण रूप आया। पूर्ण रूप कब आया? जब इसकी स्वर मिला था। स्वर कौन सा मिला? अ मिला, तभी इसका पूर्ण रूप आया, वरना इसका पूर्ण रूप नहीं आता। ऐसे में कह सकते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अभी आप बोल रहे हैं माँ, माँ आ की ध्वनि आ रही, पीछे आ की ध्वनि आ रही, यानी म क्या है? म हलंत है, आधा है। जबकि आ ध्वनि मिलने के बाद ये म का पूर्ण रूप आपको देखने को मिलता है, तभी ये माँ बनता है। यानी कह सकते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर भी व्यंजन अधूरे हैं। ठीक, तो ये बातें अपने सीखी है। तो ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अपन को देख लिया है, आगे अपन इन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। और आगे अपन थोड़ी बात करें, क धन अ से मिला है। इस प्रकार हर स्वर की सहायता से, मतलब हर जो व्यंजन है वो आपके स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। कौन कौन से 5 वर्ग? पहले तो इनको बांटा है 5 वर्ग। कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग में 25 व्यंजन आ गए। फिर आपका स्पर्श, ठीक है, और 5 वर्ग। ठीक है, इसके बाद में 4 अंतस्थ हो गए। कितने हुए? 4 अंतस्थ हो गए, और 4 उसमें हो गए। कितने हो गए भाई? 29 हो गए। इतने, सॉरी, 25 4 29 और 4 33। कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। देखो पहले कौन से 5 वर्ग? कौन से? क च ट त प, ये 5 वर्ग है। 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ। ठीक है, तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कितने हुए आपके? ये 25 हो गए। कितने हुए? 25। उसके बाद अंतस्थ है यर लव। क्या है? यर लव। यर लव कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। ये हो गए 25 और 4 कितने हुए? 29 हो गए। फिर उसमें है आपका श श छ। कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 29 और 4 33 हुए। तो ये सारे के जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे 33 क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद में संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब 2 अक्षरों के मेल से बने हुए शब्द होते हैं। 2-3 अक्षरों के, कम से कम कह सकते हैं 2 और अधिकतम बहुत सारे जो शब्द अक्षरों से मिलकर, यानी कह सकते हैं हिंदी में कम से कम 2 से अधिक जो व्यंजन हैं उनके मेल से बनते हैं, वे होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वैसे तो हिंदी में 2 या 3, वैसे भी ये भी मान लेते हैं, स्वर भी होता है, वैसे व्यंजन होता है, स्वर भी आप मान सकते हैं। जैसे क धन स है, ये संयुक्त व्यंजन है। इनका जो निर्माण हुआ है ना, वो थोड़ा सा इसमें लिखा है ना, ये गलत है। धन अ से होगा इसमें। त्र त्र त धन र धन अ से हुआ इसका निर्माण, क्योंकि अगर इस त्र को आधा हाफ करते ना आप तो ये ठीक था, वरना ये गलत है। क्योंकि जब इसका निर्माण, आपको पता है कि व्यंजन का निर्माण हमेशा स्वर की सहायता होता है। अब आप यहाँ स्वर लिख नहीं रहे, इसका मतलब ये वाक्य भी सही नहीं है। धन, और यहाँ पर भी आ रहा, इसका मतलब ये अभी सही है। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त अक्षरों की संख्या सारे। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए आपके 4 हो गए। तो ये मोटा मोटा आप थोड़ा ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट ये होता है दरअसल, क्योंकि इसमें अपन गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपने जो मोस्टली ऊपर जो बात की थी वो ये बात की थी कि हिंदी में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, अर्थात कुल 44 व्यंजन है और 3 संयुक्त अक्षर है। कितने अक्षर? संयुक्त अक्षर 3। ये बात अपन ने की थी। तो आप सभी ने देख लिया, 11 स्वर देख लिए, 33 व्यंजन देख लिए, और आपने 33 व्यंजन अभी आपने बताया कि इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। संस्कृत का एक वाक्य है ना, काद्यु मावसाना। काद्यु मावसाना, यानी काद्यु यानी क जिसका आदि है, आदिमूल पुराना, म जिसका अवसान है, म जिसका
अवसान है, क जिसका आदि है, म जिसका अवसान है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, तो ये 25 वर्ण है। और अंतस्थ चार हो गए और उसमें चार हो गए, तो ये हो गए आपके 33। और 11 स्वरों की अपने हमने बात कर ली, जो अपने 11 स्वर देख लिए थे। ठीक है, और अपने यहाँ पर देखें ना 11 स्वर, ये पड़े 11 स्वर है। 33 और 4 44, 44 के बाद 3 अपने बात की अभी संयुक्त अक्षर की, ये हो गए 47। ठीक है, कितने हो गए, 47 हो गए। और एक हमने स्वर की बात कर दी, 48 हो गए। और 2 अयोग वाह है, जो मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बात करेंगी। अयोग वाह 2 है। ठीक है, अंग अह। ठीक है, तो ये हो गए टोटल मिला के 50। तो ठीक है, वैसे 44 वर्ण हैं। अगर आगे बात करें, वर्णों के उच्चारण स्थान, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। वर्णों के उच्चारण स्थल, देखो वर्णों का वैसे स्वरूप की बात करें तो अपने 4 स्वरूप की बात करते हैं। वर्णों के उच्चारण के संदर्भ में बात करें अपन लोग, तो यहाँ तो सब कॉमन रूप से लिखा ही हुआ है। वैसे अगर वर्णों की बात करें तो वर्णों के 4 अपन बात करेंगे वर्णों की भेदों के संबंध में। एक तो होता है उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल समय कैसा लगता है उसके आधार पर, उच्चारण या समय के आधार पर। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न जीव प्रयत्न के आधार पर। तीसरा होता है वो होता है ओष्ठाकृति, यानी जब आप बोल रहे हो तो होठों की आकृति कैसी बनती है। फिर थी मुखाकृति के आधार पर, यानी वर्णों के भेद 4 प्रकार है। ठीक है, तो अभी अपन इस वीडियो पहले देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर ये सारी चीज़ें अपन देख लेंगे, इसमें कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और फिर व्यंजनों के इस प्रकार। तो मैं आपको थोड़ा सा वर्णों के भेदों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एक मिनट। चलिए, हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़े मेरे नोट्स है ना उसके माध्यम से आपको बता दूं चीज़ें। ठीक है, उच्चारण के आधार पर बात करें तो उच्चारण के बाद आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्वत में मैंने बताया ना आपको एक मात्रिक स्वर होते हैं, और उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। कौन कौन सी हुई, अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर है, इसमें ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा दुगुना समय लगता है, और इसमें 2 मात्राएं होते हैं, इसे द्विमात्रिक कहते हैं। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर है, मैंने बताया आपको संस्कृत में ये प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, जबकि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानते हैं। अगली अपन बात करें वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर अगर स्वरों की बात करें, ये तो उच्चारण के आधार पर बात की, 4 प्रकार मैंने बताया, प्रयत्न के आधार पर है, और उच्चारण के आधार पर है, और मुखाकृति के आधार पर है, और ओष्ठाकृति के आधार पर है। तो प्रयत्न के आधार पर 3 है। आपको देखो जीभ प्रयत्न कैसे करती है, आगे आएगी, पीछे आएगी, बीच में रहेगी, 3 से प्रकार होते हैं। आगे वाले अगर प्रकार की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उड़ता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। कौन कौन से हुई, ई है, बड़ी ई है, ए और आई है। दूसरा है पच स्वर। पच स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है उसे अपन कहते हैं पच स्वर। और पच स्वर कौन कौन से हैं, ओ है, ई है, ओ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, और औ है, तथा आ है जो डॉक्टर के रूप में लिखते हैं ना वो वाला। और मध्य स्वर में केवल अ आता है जो केंद्रीय स्वर होता है। ठीक है, उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन से, अगर कौन कौन से याद रखना, पच कौन से, मध्य कौन कौन से, बस ये वर्ण आपको याद रखना, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। केवल अगर इंपॉर्टेंट है तो वह है आपका वर्ण, ये आप वर्ण याद रखना, बाकी कुछ भी याद आपकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। केवल आपको वर्णों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी ध्यान रखनी है आपको, वर्णों की ध्यान रखनी है, बाकी आपको याद कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले वर्ण हैं आपको केवल याद रखने, ताकि ये वर्ण आपको याद होंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन वर्णों को ध्यान में रखना है। और ये जैसे अ है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको लीट हो गया क्या, कैसी स्थिति हो गई है, इसको अ को, एक मिनट, एक मिनट, ये इस अ है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको अ की ध्वनि है, और आप इसको थोड़ा सा स्मरण रखें। ठीक है,
मुखाकृति, मुख की जो आकृति उसके आधार पर किस प्रकार की बनते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, बहुत ज़्यादा कम खुलता है, वे कौन कौन से हुए। तो इसमें देखो सीधे मुंह के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। एक तो क्या हुआ कि समृद्ध, यानी मुंह थोड़ा सा बहुत कम खुलता है। अर्ध समृद्ध में जो खुलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। विवृत में पूरा खुलता है, अर्ध विवृत में पूरा का आधा खुलता है, बस पूरा नहीं बल्कि आधा खुलता है। तो समृद्ध वे है जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, कम खुलता है। वो कौन सा है? छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में क्या, जिनके उच्चारण में मुख है वो समृद्ध है ना, उसकी अपेक्षा कुछ अधिक, थोड़ा सा अधिक खुलता है। वे कौन कौन से हुए? ए और ओ। विवृत में क्या होता है कि जिन स्वरों में उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, पूरा का पूरा मुंह खुलता है, वो होते हैं आ। विवृत में पूरा खुलता है, आ आप बोलो ना तो आ पे पूरा का पूरा मुंह खुलता है। अर्ध विवृत वे स्वर होते हैं जिन स्वरों में उच्चारण में मुख आधा खुलता है, और वे है अ है, आई है और औ है। तो ये है आपका कह सकते हैं। तो इसमें सीधी सी बात क्या है ना, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत याद रखना, बस ये चीज़ें याद रखना। और इसमें वर्ण कौन कौन से, थोड़ा वर्णों वाला आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जो वर्ण होते हैं इनको आप ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखना, वर्णों का ध्यान रखना, और इसमें भी आ, और ये चीज़ें आपको याद रखना कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं, ठीक है। आगे हैं ओष्ठाकृति। होठ की आकृति कैसे बनती है जब हम शब्द बोलते हैं, जब हम वर्ण बोलते हैं। तो इसमें सीधी सी बात 3 हुई, या तो इसमें अपने एक प्रकार और कहीं लिया नहीं, मुखाकृति ले ली है, प्रयत्न के आधार पर ले ली है, और उच्चारण के आधार पर ले ली। 3 प्रकार, चौथा प्रकार है ओष्ठाकृति। होठ की आकृति कैसे बनती है जब हम वर्ण बोलते हैं। तो सीधी सी बात 3 आकृति बनती है, या तो होठ एकदम गोल हो जाएगा, या फिर एकदम गोल नहीं होगा, या फिर उदासीन रहेगा। तो पहले है वृत्ताकार। पहली क्या है? वृत्ताकार। वृत्ताकार जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान, एकदम समान गोल हो जाती है। तो उसमें कौन से? उ, ओ, औ। ये आप बोलोगे ना, होठ एकदम गोल हो जाएगा, सॉरी होठों की आकृति गोल होगी। तो ये होगी ओष्ठाकृति आकार पर आपकी वृत्ताकार हुई। अवृत्ताकार में क्या होता है कि जिनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार रहती है, अवृत्ताकार में गोल नहीं होती। जैसे ई बोलो, आप बोल रहे हो, गोल नहीं हो रही है। ए, आई। एक उदासीन। उदासीन मतलब वे स्वर जिनमें होठ एकदम उदासीन रहते हैं, वो कौन सी है? अ। स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ है। और ये थी बात अपने स्वरों के बारे में। फिर ये बात है व्यंजनों के बारे में। क्या है? व्यंजनों के बारे में। तो अपन जानते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन मैंने पहले आपको बता दिया था, सारी चीज़ें मैं स्पष्ट पहले कर चुका हूँ। व्यंजन अपने बात की 33 व्यंजन है। कितनी व्यंजन है? अपने बात की 33 व्यंजन है। और अपने बात कर दी कि 5 तो वर्ग है, 4 अंतस्थ है, और अपने बात की 4 उसमें है। तो 5 वर्ग है, 5 वर्ग का मतलब 5 गुणा 5 25 ये हो गई, और 25 और 4 29 और 4 33। तो 33 इसमें क्या है? आपकी व्यंजन है। और व्यंजन सीधी सी बात अपने बात की जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन है। जो वर्ण स्वरों की सहायता बोले जाते हैं वो क्या है? व्यंजन है। चलिए व्यंजनों की बात करते हैं। देखो व्यंजनों के प्रकार, भेदों के बारे में बात करें तो व्यंजनों के भेद भी अपना लेंगे। पहले लेंगे प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। और प्रयत्न के आकार है, उच्चारण के आकार पर, उच्चारण के उच्चारण जो स्थान उसके आधार पर है। तीसरी बात अपन जो करने वाले हैं, तीसरी जो अपनी बात करने वाले हैं उच्चारण स्थल के, उस स्थल के बाद में बात करेंगे, वो करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले अपन बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। देखो जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न अंग होते हैं। पहले होते हैं स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न अंग, 2 भिन्न मतलब दोनों अंग अलग अलग अंग, नीच जिसमें दोनों होठ दोनों होठ, नीचे का ओष्ठ, नीचे का होठ, और ऊपर के दांत, ऊपर की दांत और नीचे का होठ, जीभ की नोक, जीभ की नोक मतलब जीभ वाला जो अगला भाग, और दांत आदि एक दूसरे को स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन हुए कौन कौन से, ये समस्या अपने बीच में खड़ी हो गई कि स्पर्शी व्यंजन होते कौन कौन से। तो स्पर्शी व्यंजन है ना, कौन कौन से होते हैं, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो स्पर्शी व्यंजन जो है वो आपका क, च, ट, त, प, ये जो आप 5 वर्ग ले रहे हो, इन समस्त 5 वर्गों के पहले चौथे वर्ण, पहले चौथे वर्ण का मतलब समझे आप? क, च, ट, प के 4 वर्ण, नासिकी को छोड़कर, अंतिम वाले को छोड़कर। जैसे
क ख ग। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उनको कौन कौन से किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो अपन देख रहे थे ना, जो आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पर, स्पर्शी, स्पर्शी के बारे में बात हो रही है। स्पर्शी, स्पर्शी में देखो ये वाले क ख ग घ ड़, ये चार, ये च वर्ग भी चार, ट वर्ग भी ये चार, त वर्ग भी ये चार, प वर्ग भी चार, यानी कुल मिला के जो चार चार जो है ना, इसका मतलब स्पर्शी कितने हैं? 20 है। स्पर्शी की संख्या कितनी है? वो आपकी 20 है। ठीक है, आगे बात करें संघर्षी। संघर्षी जिनके उच्चारण में मुख के दो भाग एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और वायु निकलने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वायु निकलने का जो मार्ग है, वो संकरा हो जाता है। क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। और क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। और वायु घर्षण करके, यानी वायु जो घर्षण है वो करती हुई बाहर निकलती है। ऐसे जो आपके ऐसे व्यंजन है वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क्या है, ये थोड़ा आपको याद करना होगा, ये थोड़ी सी बड़ा मुश्किल थोड़े याद रहते हैं। तो इसको याद आप याद रखो, ग ख ग ख ज फ श श श। ये आपको थोड़े याद रखने इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी सी आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और थोड़ी मुश्किल से याद होते हैं। उसके बाद में स्पर्श संघर्ष, स्पर्श भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श होता है फिर घर्षण होता है, ऐसे कौन कौन से हैं? वो आपको कुछ भी नहीं है याद करना। च वर्ग के चारों अक्षर हैं नासिक को छोड़कर। ठीक है, कौन कौन से? छ वर्ग के जो वर्ग है उसके चारों के चारों अक्षर, जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद करना है। आगे नासिक, नासिक जो भी आपने कक्षा तत्व पर देखे हैं 5 वर्ग, देखिए 5 वर्गों का पंचमा अक्षर है ना, वे सारे के सारे क्या है? नासिकीय। इतना आपको ध्यान रखना कौन कौन से नासिकीय, गिमणनम यह कह सकते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि की स्पर्श के साथ वायु नासिका से बाहर आती है वो है। आगे है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के मध्य दो अंगों के मेलने से वायु मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और होने के बाद अवरुद्ध होने के बाद जो होता है उसमें है आपका ल है। लुंठित में जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उस वक्त जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, बेलन की भांति यानी बेलन की तरह लपेट खाती है। तो ऐसा शब्द है, वो ऐसा जो वर्ण है वो है र है। तो लुंठित र है। उत्सिक्त जो है, जिनके उच्चारण में क्या होता है कि जीभ की जो अगली, जीभ की नोक है, जो जीभ जो अगला भाग है, वो झटके के साथ तालु को छूकर वापस आ जाती है, तालु को छूकर वापस आ जाती है, उन्हें हम उत्सिक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 2 है, ड और ड है। ठीक है, और इस स्वर में अपन बात करें, जिन वर्णों के जो उच्चारण है वो अवरोध के आधार पर स्वर व्यंजन की 20 की स्थिति होती है, स्वरों की और व्यंजनों की 20 की स्थिति होती है। नहीं तो स्वरों में गिन सकते हैं, नहीं व्यंजनों में गिन सकते हैं। ऐसी स्थिति में होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? वो होते हैं आपका ये और वो। तो अपने बात की 8 प्रकार, बहुत सिंपल सी 8 प्रकारों को नॉर्मली अपने वे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ नहीं, स्पर्श की बात की, स्पर्श में कुछ भी नहीं है। कक्षा तत्व वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। कुल मिला के 20 हुई। कितनी संख्या हुई है इसकी? स्पर्श की संख्या आपकी 20 हुई। ठीक है, उसके बाद अपने बात की अपने वो की है संघर्ष की। संघर्ष में कुछ भी याद नहीं रखना, बस कितने याद रखोगे, और आपके केवल 7 वर्ण याद रखना, ग ख ज फ श श च। बस कितने वर्ण हैं? 7 है। उसके बाद स्पर्श संघर्ष में कुछ नहीं, च वर्ग के जो च वर्ग है उसके केवल 4 वर्ण आपको याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कुछ भी नहीं। नासिकीय में कुछ नहीं, हर वर्ग का जो 5 वर्ग है उसका पंचमा अक्षर है वो आपके नासिकीय है, इतनी याद रखनी। पार्श्विक में आपने क्या याद रखना? कुछ भी नहीं। पार्श्विक में आपने अक्सर याद रखा ल। लुंठित में आपको क्या याद रखना? र। उत्क्षिप्त में क्या रखना? ड और ढ। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी। और अर्धस्वर में आपने ये वह याद रख दिया, क्योंकि र तो आपको पता है, आपको ये वह याद रखना है। र तो आपको पता ही है कहाँ चला गया, र आपके लुंठित में चला गया। लुंठित या परकंपित कहते हैं इसको, परकंपित भी कह सकते हैं इसको। और जो आपका ल है, ये र, य र ल, ये वर ल,
ठीक है। तो ल है वो आपको सीधी सी बात है किस में चला गया, पार्श्विक में चला गया। तो ये आप, और दो शेष बचे वो अर्धस्वर में आ गए। तो ये आपने मोस्टली यहाँ हो गए। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों के प्रकार क्या है। ये तो अपने बात की थी, जो ये बात अपने जो ये तो की अपने इस प्रयत्न के आधार पर जीव का प्रयत्न किस प्रकार होता है, जीव वो है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकारों की बात करें तो इसमें स्वर यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से होता है, जिसमें ह और श है, और जीवामृत में अपने कह सकते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर मैं आपको व्यंजनों के प्रकार बताऊं, साथ साथ स्वरों की बता दूं। इसको आप छोड़ते हैं, सीधे अपन चलते हैं बुक पर, ठीक है। तो यहाँ अपन आते हैं, तो अपन बात करेंगे जैसे कि व्यंजनों के प्रकारों में अगर अपन बात करें तो ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के, इसमें स्वर व्यंजन दोनों को साथ में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्णों और कभी कभी आपके स्वरों की भी पूछ ले, कभी व्यंजनों का पूछ ले, तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है आपका जो कंठे कौन कौन से कंठियों की बात करें तो आपको याद रखना है, वो याद आप ऐसे भी रख सकते हो। एक सूत्र है अपने, अगर आपने कभी संस्कृत में पढ़ा होगा कभी, विसर्जनियाना, विसर्जनियाना, अकु विसर्जनियाना कंठ। इसका मतलब विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ अकु विसर्जना में अकु का मतलब अ और आ, ये तो क्या हुआ, दोनों स्वर हुए, दोनों स्वर हुए। कु का मतलब है पूरा क वर्ग, कु का मतलब है क वर्ग पूरा, और और विसर्जन विसर्ग ये वाला, ये किस में आते हैं, पूरे के पूरे कंठे में आते हैं। कौन कौन से, अ आ क वर्ग और विसर्ग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कंठे में कौन कौन से आते हैं। अ आता है, क वर्ग पूरा आता है, क ग गड़ और विसर्ग, और ह भी आता है इसमें, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद में तालवे की बात करें, तालवे में आप याद रख सकते हो ईशुशाना तालु। तो इसमें आपका ई दोनों वर्ग आ गए, ई से। शु का मतलब है स वर्ग पूरा आ गया, और ईशु ये से आपका ये वर्ग आ गया, और श का ये आ गया पूरा, ये पूरे के तालवी है। और ये आपके तालवी उच्चारण जाता है। दूसरा आया है मुर्दा। मुर्दा में आप याद रख सकते हो, ट्रिक है वो मैं आपको बता दूं, वो है डिटूरसाणा मुर्दा, डिटूरसाणा मुर्दा। री में री वर्ग आ गया, टू में ट वर्ग पूरा का पूरा आ गया। जहाँ पर सु टू है ऐसे लिखा है ना, ऊ की मात्रा जहाँ लिखी उसका मतलब पूरा वर्ग है वो। टू का मतलब ट वर्ग है, ऋतु र से ये आपका र वर्ग आ गया, र वर्ग या र वर्ण आ गया, श से आपका स वर्ग है, ऋतु क्षणा मुर्दा। इसका बाद दंते, दंते है वो है लृतुल साना दंता, लृतुल साना दंता, लृतुल साना दंता। लृ में लृ आ गई, तू में त वर्ग पूरा आ गया, ल में ल आ गया आपका वर्ण, और श में आपका स वर्ण आ गया, लृतुल साना दंता। और ठीक है, ओष्ठी में तो उपमंडल ओष्ठ, ओष्ठिया में तो उ और प वर्ग आएगा, ठीक है। और नासिका में आपके याद रखना अंग, और ये जो आप गिमणम लिखा हुआ है वो आप देख लें, नासिकी है। और कर्ण तालु में है, ए दो तो कर्ण तालु है, तो कर्ण तालु में ए और आई है, और कंठोष्ठी में है आपका ओ और औ है, ठीक है। और दंतोष्ठी में वकार से दंतोष्ठी वो है, वो दंतोष्ठी आता है, दंत धन ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों मिलकर इसका दांत और ओष्ठ दोनों मिलते हैं। और इसे स्वर यंत्र कहते हैं, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, लेकिन ये कंठे में भी आता है, ठीक है। इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं, कंठे में आता है। अब अपने स्पर्श की बात कर ली, व्याकरण में स्पर्शीय संघर्षीय स्वर संघर्ष की बात कर ली, अपने सारी बातें ये हो चुकी, मैंने आपको लिखवा लिया है, बता नासिकी मैंने आपको बता दिया, पार्श्विक मैंने आपको बता दिया, परकंपित बता दिया मैंने, परकंपित लुंठित मैंने आपको, उसमें लुंठित लिखा हुआ मैंने बताया आपको, लुंठित या परकंपित वो था मैंने आपने बात कर ली, उत्क्षिप्त बात कर ली, और संघर्षहीन मैंने ये और ध्वनि मैंने बात की, अर्ध संघर्षहीन इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये अपने बात हो चुकी थी, यहाँ तक हो चुकी थी। अब थोड़े अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे, ठीक है, आगे की वो करेंगे जो कह सकते हैं कंपन के आधार पर। चलिए अगली नज़र डालते हैं अपन उच्चारण स्थान के आधार पर अपने व्यंजनों के भेद देख लिए, ठीक है। कंठे देख लिए, तालवीय, मूर्धन्य है, दंतीय वगैरह ये अपने देख लिए हैं। और स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर, कंपन के स्वर तंत्रियों में जो उत्पन्न जो कंपन है उसके आधार पर अपने देखते हैं। तो दो भेद है, एक तो होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष को अपन सघोष भी कह सकते हैं, घोष और
घोष या इसे आप सघोष भी कह सकते हैं। तो देखो, जिन ध्वनि के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियों एक दूसरे के निकट होती है और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, ठीक है, तो घोष ध्वनियाँ। घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हुई? बस प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ कह सकते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग कितने आप सभी जानते हैं ना, वर्ग है 5 वर्ग है ना, क च ट त और प, कचट तप। इसके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसमें आता है? घोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आता है किसमें आता है? घोष व्यंजन में आता है। और जो शेष रहे, इसका मतलब 3, ये प्रत्येक वर्ग का 3 अक्षर है, 3 गुणे कितने वर्ग है? 5 है। इसका मतलब 15 ध्वनियाँ हैं, वो घोष ध्वनियाँ। घोष ध्वनियाँ कितनी हैं? 15 ध्वनियाँ हैं। जबकि अघोष, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन बिल्कुल ना हो, प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी, यानी कचरत में जो प्रत्येक वर्ग है इसका पहला और दूसरा, यानी क ख च ऐसे ट ठ ऐसे, इस प्रकार, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि वर्ग कितने हैं? 5, और प्रत्येक वर्ग का 2 अक्षर है, यानी कितने हुई? 10 ध्वनियाँ। कितनी ध्वनियाँ हुई आपकी? 10 ध्वनियाँ। तो कुल आपको पता है क से म तक कितनी ध्वनियाँ होती है? कितने वर्ण है? 25 वर्ण है। 15 इसमें चले गए, 10 बराबर कितने हुई? 25। यानी कुल मिलाकर स्वर तंत्रियों में उत्पन्न जो कंपन है उसके आधार पर 2 प्रकार है, घोष और अघोष। घोष में आपके तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, जबकि अघोष में आपका पहला और दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ण है, ठीक है। ये अपने स्वर तंत्रियों में हो गई। आगे है आपका श्वास या प्राण की मात्रा क्या है? प्राण की मात्रा क्या है? प्राण की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार है। एक अलग प्राण, अलग मतलब कम प्राण, जिसमें कम प्राण, कम मतलब कैसे? सीमित वायु निकलती है, बहुत कम निकलती है, अल्प निकलती है, ठीक है। और एक होती है महाप्राण, जिसमें अपन कह सकते हैं उससे अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक ध्वनि निकलती है, जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, वो होती है अल्प प्राण, ठीक है। और ऐसी ध्वनियाँ ह रहित होती है। प्रत्येक वर्ग का देखो, इसमें तीसरा, चौथा, पाँच, प्रत्येक वर्ग की पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, ठीक है। और जिनकी उच्चारण अपेक्षा अधिक वायु निकलती, बाहर निकलती है, ठीक है। और ह युक्त होती है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। यानी कहने इसमें 15 ध्वनियाँ हैं, इसमें 10 ध्वनियाँ हैं। तो ये आपके क्या हुई? अल्प प्राण और महाप्राण की ध्वनियाँ हुई है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जब दो, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ना, अंतस्थ कहाँ आती है, उष्म कहाँ आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये छोटा आपको बस कह सकते हैं आपका के परिचय करवाया है। संयुक्त व्यंजन अपने देखा ही था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने देखा था कि श है, त्र है, ग्य है और स्र है। तो ये अपनी ध्वनियाँ देख ली थी सारी की सारी, ठीक है। अयोगवा मैंने आपको बता दिया कि ऐसी ध्वनियाँ होती है अयोगवा, जिनकी उच्चारण व्यंजनों की, जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण की व्यंजनों उच्चारण की तरह, उच्चारणों की तरह तो होता है, व्यंजनों का उच्चारण उच्चारण की तरह, व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। परंतु इसमें थोड़ा अंतर होता है। ये देखो, इनका उच्चारण भी व्यंजनों की तरह ही होता है, स्वरों की सहायता से होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, स्वर बाद में लगता है। देखो, इसमें जो अपनी जो जितनी ध्वनि देखी, व्यंजन प्लस स्वर, इस प्रकार रूप था। जबकि यहाँ पर जो रूप है वो स्वर प्लस व्यंजन होगा। कैसे? जैसे यहाँ आप लिख रहे थे म व्यंजन है प्लस अ ध्वनि मिलकर आपका म बना है। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके यूँ होगा कि स्वर है, जैसे अस्वर है, धन आपके विसर्ग एक व्यंजन लगा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ? अहंग बोलते हैं, हाँ, जो विसर्ग बाद में लगा है, विसर्ग एक व्यंजन है, जबकि स्वर आपके आगे लगा। इस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, 2 है। कौन कौन सी है? स्वर तरह व्यंजनों की मध्य की स्थिति के कारण से अयोग वाक आ गया है, और अह है। और इसके जो अह आप जो देख रहे हैं, अह के ऊपर जो आप अनुस्वार देख रहे हैं, इस बिंदु अ अक्षर का सहारा लिया हुआ है। अ अक्षर क्या है? स्वर है, और इसके ऊपर एक बिंदु है, ये क्या है? अनुस्वार। तो अ आगे आपका स्वर है और बाकी व्यंजन का रूप धारण किया हुआ है। इसी प्रकार आप व्यंजन भी विसर्ग में भी देख रहे हैं, ठीक है। आगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? देखिए, इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से, अनुस्वार में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, जैसे आप रंक पंख बोल रहे हो, ठीक है। जबकि अनुनासिक में क्या होता है, इनका उच्चारण करते वायु है मुख और नासिका, मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, जैसे हंसना, पाव, पाँच, ठीक है, आप बोलते हो, ठीक है। इस प्रकार के शब्द होते हैं। आगे अपन बात करें, ठीक है। और उनका उच्चारण है जो केवल वायु नाक से निकलती है, ठीक है। अनुस्वार जिनमें नाक और मुख दोनों से निकलती है, हंसना है, पाँच है, इस प्रकार के जितने शब्द है, ठीक है। आगे अपन इसके संदर्भ में कुछ बातें मैं और आपको बताऊं, ठीक है। आगे अपन बात करें कुछ इसके संदर्भ में,
तो चलिए मैं आपको कुछ बातें इसके संदर्भ में बताऊँ। ये अपने सब्रों वाली बात कर ली थी, और ये अपने अभी मैंने आपके नोट्स के बारे में अपने हिंदी व्याकरण नवी से 12वीं पढ़ रहे हैं। घोष वाला हमने बात की, जिसमें गूंज होती है, कंपन के आधार अपने अभी बात की थी। इसमें अपने कौन कौन सी ध्वनियाँ ली थी घोष में ली थी तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण। कौन कौन सा लिया था? तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण। तो घोष में अपने लिया था तीसरा चौथा और पाँचवा वर्ण, ठीक है। और तो तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण ये अपने सभी वर्गों की अंतिम 3 वर्ण, ये आप जो देख रहे हो ना, ये 3 वर्ण अंतिम। और उसके साथ साथ अपने 2 चीज़ और ऐड करनी, एक अंतस्थ धन ह। अंतस्थ में आता है ये रलव और ह, वो स्वर्ण आते हैं, ठीक है। ये सब ध्वनियाँ हुई आपकी 30 कैसे हुई? देखो 3 4 5, सॉरी 30 नहीं, ये इसके अतिरिक्त स्वर भी। और अब आपको थोड़ा और मैं आज चीज़ें याद है 30 होंगी कैसे, देखो थोड़ा आप यहाँ गौर करिएगा विद्यार्थियों। देखो थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा। 3 4 5, 3 4 और 5, ये होगी आपके प्रत्येक वर्ग की तीसरा चौथा पाँचवा, यानी प्रत्येक वर्ग यानी 5 वर्ग है, 3 अक्षर ले रहे हैं 15। 4 अंतस्थ हो गए जी, यर लव कितने हुए 15 और 4 19, प्लस एक आपको पता होगा ह ध्वनि कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 20 हो गई, ठीक है। और जितने भी स्वर है वो कितने क्या है? घोष है। जितने भी स्वर है घोष, जितने भी स्वर होते हैं घोष होते हैं। स्वरों की संख्या 11 कितनी हुई? 31। तो टोटल कितने हुई? 31 ध्वनियाँ। इनमें कुल संख्या 30, इसको 31 मानना करना, ठीक। कितनी ध्वनियाँ टोटल? 31 ध्वनियाँ होती हैं। अघोष बस सीधी सी बात है, कितने शेष कितने बच्चा है? पहला और दूसरा, कौन सा? पहला और दूसरा। और आपने उष्मीय व्यंजन में ह तो ले लिया, पीछे क्या बचा? स च व च, ये बचे 10। प्रत्येक वर्ग का कितने? 5 है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर? पहला दूसरा, यानी कि 2 गुणा 5 कितने हुए? 10। 10 और 3 कितने हुए? 13। इसमें कितनी ध्वनियाँ? 13 ध्वनि। कितनी ध्वनियाँ? 13 ध्वनियाँ, ठीक है। बात कर ली घोष। अघोष क्या होता है? अब श्वास वायु का अगर मैंने आपको बताया 2 प्रकार है, एक अलप प्राण, एक महाप्राण बताया। अलप प्राण में अल्प वायु, कम वायु बाहर निकलती है, महाप्राण में अपेक्षा अधिक निकलती है। अलप प्राण में हमने बात की पहला तीसरा पाँचवा वर्ण। कौन सा? पहला तीसरा पाँचवा वर्ण। तो पहला तीसरा पाँचवा वर्ण, ठीक है। और उसके सिवाय आपको याद रखना अंतस्थ। क्या रखना? अंतस्थ प्लस स्वर, अंतस्थ प्लस स्वर सारे के सारे आपके अलप प्राण है। तो 1 से 135, यानी कि ये भी 15 हो गए, अलप प्राण 4 19, और स्वर कितने हो गए? 11। ये आपकी संख्या कितनी होती? 30। कितनी होती है आपकी? 30। यहाँ ह साथ में नहीं, उसमें ह साथ इसलिए 31 हो रही है। यहाँ ह है उसमें ही रहेगा, इसमें माँ प्राण ही रहेगा। वो क्या रहेगा? माँ प्राण। इसमें देखो कौन कौन से? दूसरा चौथा। अब 1 3 5 ले लिया, तो इसमें 2 और 4 नहीं आए। दूसरा चौथा। और उसके साथ साथ आपका उष्मीय व्यंजन। उष्मीय कौन कौन से? जो आप देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा वैसा का वैसा कुछ भी नहीं है। आप अघोष और सघोष, या घोष अघोष। आपने पढ़ा घोष में केवल एक अतिरिक्त ये थी कि उसमें देखो 15 और 4 अंतस्थ और ह अतिरिक्त प्लस स्वर थे। जबकि यहाँ पर माँ प्राण में आप देख रहे हो, यहाँ क्या है? पहला तीसरा पाँचवा अंतस्थ प्लस स्वर, जबकि यहाँ ह नहीं है। इतना सा फर्क है। और अनुनासिक के बारे में आपने देख लिया था, ठीक है। अनुनासिक और ये अपनी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। ये ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है नहीं। और स्वर आप जो आप देख पा रहे हैं, ध्वनियाँ देख रहे हैं, अनुस्वार ही विसर्ग की बात हमने कर ली थी, ठीक है। व्यंजन आप सभी ये देख रहे हो। अभी तो कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो आपको बताई जाए। संयुक्त व्यंजन भी अपने आप ये बात कर ली थी शरत तक। हल से न आधा अक्षर होता है, हल से न कहता है, ये भी बात अपन ने कर ली थी, ठीक है। और ठीक है, ये वो गृत मतलब ग्रहण की हुई ध्वनियाँ होती। गृत मतलब जो गृतबास लिए हुई ध्वनियाँ होती, ठीक है। और हिंदी बरतने का जो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी है नहीं। अगली अपन बात करेंगे, वो करेंगे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, आप देख लेना कितनी समय ध्वनियाँ हैं, व्यंजन कितने हमने बात की, भाषा कैसे कहते हैं, लिपि से क्या मतलब है, और हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है कौन सी लिपि? ये लिपि शायद मैंने बता ही नहीं होगी, तो इसको ध्यान रखना। आप हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आप ध्यान रखना। बाकी प्रश्न आप कर लोगे, अपने बात की। और थोड़ा है ना, आप जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न है ना पूछे जाते हैं। मैं आपको बात करूँ, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी, उसमें 31
को लेकर था। 31 है ना, यहाँ लिखे होंगे। इसका शुद्ध रूप पूछा था 31, ये 31। तो इसमें शुद्ध रूप पूछा, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन से अक्षर को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। एक बार प्रैक्टिस करना आप लिखने में, ये ठीक है ना। ये जैसे मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 6, 6 ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, 6 या ऐसे, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ऐसे लिखते हैं ना, 27 28, ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 28 जो इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ आप कन्फ्यूजन हो मैं बता दूंगा, ठीक है। 28, 28 के बाद में है 29 30 31 इंपॉर्टेंट है। 32 32 तो आधा है, ठीक है। 33 34 35 36 34 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 38 39 इंपॉर्टेंट, 39 लिखते हैं आप, 39 होता है। 40 41 42, ठीक है। 43 आप 43 लिखते हो, 43 होता है, ठीक है। 44 45 46 47 48 49 50 49, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 लिखते हैं आप, 63 लिखते हैं, 63 है। 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, ठीक है। 89 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये वाला 89 थोड़ा ध्यान रखना। 74 है, ठीक है। 74 है, 73 है, ठीक है। 82 है, 92 है वगैरह। 91 है, 91 लिखते आप, 91 है, ठीक है। 68 है, 67 है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने। 45 वगैरह सारी चीज़ें आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसमें हिंदी व्याकरण के कोई इंपॉर्टेंट मुझे आपके यहाँ पर लग नहीं रहे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये तो अपन पढ़ लेंगे, संयोजक संलयन क्या होते हैं, आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कुल मिला के जो वर्ण परिचय वाला टॉपिक है अपना क्लियर होता है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और तो शब्दों के बारे में अपन लोग अभी अगली क्लास में देखने वाले हैं। धन्यवाद।